नमस्कार स्टूडेंट्स। कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं क्लास के ऊपर। सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। देखिए हमारा अभी हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा हमारे कितने शेड्यूल्स हैं। वो सारे शेड्यूल्स के बारे में बताऊंगा। उनमें से एक शेड्यूल होता है एट्थ, ठीक है ना। उस एट्थ शेड्यूल में क्या लिखा होता है, हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूव्ड है, ठीक है ना। जिसको इसका इसका फायदा क्या है, इन लैंग्वेजेस को लेकर हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस रख सकते हैं। देखिए हमारे देश में कौन सी नेशनल लैंग्वेज है, यू नो, हिंदी नेशनल लैंग्वेज है। ऑप्शंस है इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, संस्कृत या कोई भी नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑनलाइन वाले क्या आंसर होगा जिसका, अगर अगर ये पूछा जाए कि हमारी कौन सी नेशनल लैंग्वेज है, ऑप्शंस है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या कोई भी नहीं। आपका आंसर क्या होगा? हिंदी सर। ओके। मानव बोल रहा है एक भी नहीं, कोई भी नहीं, मतलब नन बोल रहा है। इंग्लिश रोहित बोल रहा है, निशा बोल रही है हिंदी, हेमंत बोल रहा है इंग्लिश। आप में से संस्कृत। देर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। देर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कहीं पर लिख लो इसको। दैट इज इंपॉर्टेंट वन। कहीं भी कोई सी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। देर इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, विच वन? मेरे को बताइए कौन सी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बताइए। दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश प्लस, अगर सपोज कोई लोकल लैंग्वेज है तो वो लोकल लैंग्वेज कौन सी होगी, ये जो एट शेड्यूल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उससे रिलेटेड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि वो जो एट शेड्यूल है, देखिए आप लोग कैसे लिखेंगे अपनी कॉपी में, लिस्टिंग ऑफ पॉलिटी ये टॉपिक डालिए, डेट डालिए आज की, और उसमें पहला टॉपिक जो है एट शेड्यूल लिखना है। सिर्फ वही बोल रहा हूं जो लिखना है, जो सॉरी सिर्फ वही लिखना है जो मैं बोल रहा हूं। बाकी सारी चीज आपको स्क्रीन पर मिलेगी, जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो मिलेगा। सिर्फ जो बोल रहा हूं वही लिखना है, ठीक है ना। बाकी सारा आपको मिलेगा। एटलीस्ट आपका इस तरह से एक पेपर पूरा, एक पेज जो है, मतलब इस तरह से आप कंटिन्यू रखिएगा इसको, ठीक है ना। तो आपने लिखना है लिस्टिंग ऑफ पॉलिटी, आज की डेट, और पहला टॉपिक है एट शेड्यूल। और इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे, देर इज नो, देर इज नो, अरे ऑफिशियल नहीं, हाँ, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा ठीक है नहीं। ठीक है, शेड्यूल 8 में है। बहुत निकल रहा है पानी इसमें, रुमाल भी नहीं लाया आपने, ठीक है। ललित सर, ललित सर है यार, इसको वॉश करना, एक बार इसको साफ कर देना।
चलिए ठीक है, तो ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज, नेक्स्ट लाइन, ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज हिंदी, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश वट एवर, ठीक है ना, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी आधिकारिक भाषा है। हाँ, ना, बोल, अच्छा एक पॉइंट ये भी अच्छा है, एक होता है बोलना और एक होता है लैंग्वेज, इसको हिंदी में कहते हैं भाषा और बोली। आप में से कोई ऑनलाइन भी अगर कोई मेरे को बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भाषा एंड बोली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड मदर टंग, ठीक है ना, कोई बता सकता है मेरे को ऑनलाइन, कोई बताए, आप में से कोई बताए, हाथ उठा लेना यार, ऐसे नहीं बोलना। No idea, sir. ओके सर, ठीक है, बोली इज लोकल लैंग्वेज। नितिन कौन क्या क्या बोल रहे देखते हैं। बिमल बोल रहा है बोली इज ए लोकल लैंग्वेज, नो, ठीक है कह सकते हो, बट फिर लैंग्वेज लग गया ना। नितिन बोल रहा है भाषा जो हम लिखते हैं, बोली जो हम सिर्फ बोलते हैं। दैट इज क्वाइट करेक्ट, ये काफी हद तक ठीक है। हेमंत बोल रहा है भाषा की लिपि होती है, भाषा की लिपि होती है, ही इज ऑल्सो करेक्ट। देयर इज अ डिफरेंस, बोली क्या होता है जिसको आप आम बोलचाल में उसको बोलते हैं, देयर इज नो लिपि ऑफ दैट। जैसे हमारे में से कोई हरियाणवी है यहाँ पर, बोलते होंगे ना आप हरियाणवी भाषा, नहीं बोलते, बोलते होंगे ना, कुछ बोलो, के करे से, है ना, तो ये के करे से को आप लिख तो सकते नहीं हो, या अगर लिखोगे भी तो कौन सी लिपि में लिखोगे, देवनागरी। तो गेटिंग माई पॉइंट, बोली को क्या होती है, बोली की कोई लिपि नहीं होती, देर इज नो स्क्रिप्ट ऑफ मदर टंग बट देर इज अ स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज, नाउ यू गेटिंग, ठीक है ना, ये है। तो आप में से कोई कुछ बोल रहा था ना अभी, हाँ, तो समझ में आ गया ना, बोली नहीं है, आधिकारिक बोली नहीं बोलेंगे, ये आ सकता है आपको लिखा हुआ, अगर मेरे को टफ बनाना होगा पेपर को तो मैं ऐसा लिख दूंगा वहां पर, आधिकारिक बोली है, नहीं ये गलत है। आधिकारिक भाषा है कौन सी, ये हिंदी और इंग्लिश। और अगर फिर किसी स्टेट में चले जैसे कि यूपी में उर्दू को भी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा जाता है, और वो कौन सी लैंग्वेज में रखा जाएगा, ये 22 लिस्ट है आपकी, उसमें से देर इज नो रिलेशन ऑफ दीज लिस्ट एंड वो जो नोट के ऊपर आपके, नोट के ऊपर लिखा होता है ना लैंग्वेजेस, कितनी लैंग्वेज लिखी हुई है अगर क्वेश्चन आगे मिसलेनियस, 17 या 15 है ऐसा कुछ, 17 ना, एक तो वो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और प्लस 15 वो उसमें लिखा हुआ है किसी के पास नोट, चेक कर लो, मेरे ख्याल से 15 और 17 है शायद, चेक कर लेना उसमें। 17 नितिन बोल रहे हैं 17, और हेमंत बोल रहे हैं 8। लेट्स सी, देखो चेक करो उसमें कितनी है, 15 ना, प्लस हिंदी और इंग्लिश वो हो गया हो, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी, तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपके नोट के ऊपर कितनी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, 15, नहीं 15, वो हिंदी इंग्लिश मिला के बोल रहे हो, नहीं यार, ये तो 15 हो गई ना, फिर ये इंग्लिश भी तो है यहां पे लिखा हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये हिंदी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये समझ में आ रहा है ना, तो कितनी लिखोगे आप, 15 + 2 ऐसा लिख सकते हो, 15 + 2 यू कैन राइट इट, 15 + 2 17 हो गई, ठीक है ना, तो 17 लैंग्वेजेस उसमें है, ठीक है ना। अब यहां पर आपका काम देखिए, अगर आप स्क्रीन के ऊपर ध्यान दें तो ये 8 शेड्यूल, इसमें कौन कौन से आर्टिकल रिलेटेड है, 344 और 351, ये आपको सब ऊपर लिखा हुआ है वहां पर, यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसको स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो, ठीक है ना। प्लस कौन कौन सी लैंग्वेजेस है ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। और अगर आप नीचे देखें, वहां पर एक नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, अगर आप उसको जूम कर पाए तो 1 सेकंड में आपको शो करता हूं, यहां पर अगर आप देखें ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, 14 इनिशियल, मतलब शुरू शुरू में 14 थी, वर्तमान में कितना है 22, और कौन सी कब बढ़ी है वो भी अमेंडमेंट्स यहां पे लिखे हुए हैं, तो मतलब आपको
सारा चीज एक साथ मैंने वहां पे लिख के दे दी है, आपको किसी और जगह पे जाने की जरूरत नहीं होगी। बहुत सारे अमेंडमेंट्स है वो करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो करेंगे, अपार्ट ऑफ इट कौन सा अमेंडमेंट कौन से रिलेटेड है वो भी हम देखेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको कुल मिला के 30 से 40 अमेंडमेंट याद करने हैं, मैं इस तरह से आपको याद करवा दूंगा, आपको लर्न भी हो जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा कि आपने 40 अमेंडमेंट लर्न कर लिए, ठीक है ना। तो अगर आप वहां पे देखें तो 21, 71 और ये क्या होता है 92, तो 92, तो ये 4 अमेंडमेंट्स है जो लैंग्वेजेस से रिलेटेड हुए हैं, ठीक है ना, वो सारा वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और लास्ट जो हुआ था वो ओडिया जो था वो ओडिया को जो था ओडिया बोल दिया गया, ठीक है ना, 96th अमेंडमेंट 2011 में। तो ये सारा आपको यहां पर मिल गया। क्लियर है ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले? जिनको भी कोई दिक्कत है मेरे को यहां पर अभी बताओ, अगर नहीं दिक्कत है तो मूविंग अहेड। हाँ जी बोलो। क्लियर सर। क्लियर, ओके, दैट्स वेरी गुड, ठीक है ना, सब क्लियर है यहाँ पे आपको भी, ठीक है। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लिस्टिंग के लिए। क्लासिक लैंग्वेजेस। नाउ ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट आर द क्लासिक लैंग्वेजेस। सेकंड पॉइंट आपको आएगा, सब पॉइंट से बाहर आ जाइए, सेकंड पॉइंट जो वहां पर आप लिखेंगे वो है क्लासिक लैंग्वेजेस। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्लासिक लैंग्वेजेस लिख के छोड़ दीजिए। हिंदी में भी शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिक लैंग्वेजेस को कहते हैं हिंदी में शास्त्रीय भाषाएं। क्वेश्चन कितनी है गिन के बताओ, लिखा ही हुआ है वहां पे तो 6 है ना, तो 6 आपको दिखाई दे रही है, ऑप्शंस आ सकता है कौन सी नहीं है कौन सी है वगैरह वगैरह। कौन सी कब ऐड की गई वो भी वहां पे ईयर लिखा हुआ है, लेटेस्ट कौन सी ऐड की गई वो भी वहां पे लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज रिटन देयर, ठीक है ना। आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन अगर कोई दिक्कत हो किसी को तो बताए मेरे को फटाफट। हाँ बोलो। क्लियर सर। क्लासिक लैंग्वेजेस यूज नहीं करते, मतलब आम वो बोझ। एक्चुअली में क्या है ना कि ये क्लासिक, जैसे कि हिंदी में नाम ही आ रहा है शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा को मतलब होता है पुरानी है, मतलब दे आर बिलोंग टू आवर कल्चर, हमारा कल्चर दिखाती है। तो अब जो पुरानी चीज है उसको प्रिजर्व कर रहे हैं ना, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग किस किस के 12th में संस्कृत थी, आप में से है कई, किसी की भी नहीं थी, लेकिन पहले दौर में जो है वो संस्कृत बोली जाती थी, बोलचाल में ही थी ये संस्कृत, लोग बोलते थे वो। लेकिन आज कोई किसी के कोई पढ़ना भी इसको पसंद नहीं करता, तो अब उसको प्रिजर्व करना है, तो उस सेंस में ये कैटेगरी बनाई गई है क्लासिक लैंग्वेजेस की, ठीक है ना। तो उसका मतलब यही है सिर्फ क्लासिक लैंग्वेजेस का। तो हमें पता होना चाहिए ना कौन कौन सी है। अच्छा, इनमें से अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुरानी कौन सी है तो आप कोई गेस कर सकते हैं? तमिल एंड संस्कृत बोथ, तमिल एंड संस्कृत बोथ दोनों ही ऑलमोस्ट एक लेवल पे आई है। हाँ, क्वाइट ऑफ संस्कृत पहले आई है और उसके कुछ टाइम बाद ही तमिल आई है, बट बोथ आर द। अगर साउथ इंडिया का ऐसा पूछा गया विच इज द मोस्ट ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया, तमिल, तो ध्यान रखना तमिल, ठीक है ना, ये लिख लो आप चाहे तो, द मोस्ट ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, तो दैट इज तमिल। ठीक है, मैं स्क्रीन रोक रहा हूं थोड़ी देर के लिए। गाइस ये नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा। हाउ मेनी पार्ट्स, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यार किसने ऑन किया है, मेरे को इको आ रही है मेरी वॉइस। पार्ट्स ऑफ इंडियन, कौन है पूर्वी राजा, कुछ पूर्वी राजा, पूर्वी जी, उसको बंद करो। अब हो गया बंद, रहने दो रहने दो, जूम करने के चक्कर में आपने ऑन कर दिया उसको।
पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव राइट नाउ? 25। पहले कितने थे? ये लिख लो। राइट नाउ वी हैव 25 पार्ट्स, अर्लियर 22। राइट नाउ वी हैव 25 पार्ट्स, अर्लियर 22। 25 भाग है, पहले 22 थे, पहले 22 थे। ठीक है, डन डन। क्या रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, हो रही है ना? ठीक है, अब देखो इसमें मेरा समझाने वाला कुछ नहीं है, आपको लर्न करने वाला है। पार्ट 1 कौन सा है? यूनियन टेरिटरी, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। कौन से, कहां से, कितने से आर्टिकल तक है वो भी। नागरिकता, फंडामेंटल राइट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट ही ऐड किए हैं उसमें। ठीक है ना, आपको लर्न करने हैं इसको। फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, 36 से 51। कौन, अभी मैंने बोला ना 25 ऐड हुए, तो कौन से ऐड हुए देखिए वहां पे वो भी लिखा हुआ है। 4th A वहां पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, एड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976, रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी, और ये हो गया। ठीक है ना, तो 15A जो है ये इसमें बताया गया, ये हम डिटेल करेंगे जब हम ये फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। ठीक है ना, ऊपर ऊपर से यही आपको। यूनियन गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट, यूनियन गवर्नमेंट मतलब, यूनियन गवर्नमेंट किसी को पता है क्या होता है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? संघीय सरकार का एक और नाम कौन सा है? ऑनलाइन किसी को पता हो तो किसी को पता है ऑनलाइन? यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज, संघीय सरकार एक और नाम से जानी जाती है, क्या है वो? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, केंद्रीय सरकार। संघीय सरकार को क्या कहते हैं? केंद्रीय सरकार। तो कौन कौन से पार्ट है उसमें, कौन कौन आता है उसमें? देखिए वहां पे सारी चीजें लिखी हुई है। एग्जीक्यूटिव, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, कार्यपालिका। देखिए तीन पार्ट होते हैं हमारे गवर्नमेंट सिस्टम के, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है ना, दीज आर द 3 पिलर्स। बहुत पॉपुलरली एक स्टेटमेंट है, विच इज द 4th पिलर ऑफ गवर्नमेंट, या वो तो दैट इज कॉल्ड मीडिया। ठीक है ना, तो ये ठीक है ना, अगर पता नहीं है तो कहीं लिख लीजिएगा। 4th पिलर होता है मीडिया। ठीक है ना, मीडिया जो है 4था पिलर होता है सरकार का। 3 पिलर कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। हिंदी में इसे कहते हैं विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये मैं आपको डिटेल करवाऊंगा, अभी सुन लो सिर्फ। ठीक है, तो विधानपालिका का मतलब, लेजिस्लेटिव का मतलब, किसे कहेंगे लेजिस्लेटिव? ऑनलाइन किसे कहेंगे लेजिस्लेटिव मतलब? बोलो बोलो, लेजिस्लेटिव किसे कहेंगे? विधानपालिका का मतलब? स्टेट लेवल सर, क्या बोलेंगे सर? स्टेट लेवल Yeah, no, state level also their legislative assembly. But what do you mean by legislative assembly? What do you mean by legislative assembly? Legislator का मतलब क्या होता है? What do you mean by legislative? विधानपालिका का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट तो एग्जाम्पल हो गया उसका, नितिन और ये मानव, ये तो एग्जाम्पल हो गए। मैम पूछो मतलब क्या है? लॉ मेकिंग, जो रूल्स बनाते हैं। एग्जैक्टली, जो रूल्स बनाता है, लॉ मेकिंग होता है। हु एग्जीक्यूट देम? हु एग्जीक्यूट देम? एग्जीक्यूटिव, दैट मीन गवर्नमेंट। रूल कौन बनाता है? पार्लियामेंट। ठीक है ना, दिल्ली की अगर विधानसभा होगी और अगर सेंटर में तो पार्लियामेंट। और अगर रूल गलत हो जाए तो कौन डिसाइड करेगा? 3rd प्लेयर, दैट इज जुडिशियरी, न्यायपालिका। तो आपको क्लियर है ये चीज। अब क्वेश्चन अगर ये आ जाए, मैं अगर आपको ये बोलूं, आप लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ विच ऑफ द न्याय करोगे? एग्जीक्यूटिव ना। आप लोग कानून बनाओगे, आप लोग न्याय करोगे, आप लोग कानून का पालन करवाओगे। जो लॉ बन गए हैं आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। गेटिंग तो आप ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स होने वाले हैं, तो यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ। आईएएस ऑफिसर जो होता है वो किसका पार्ट होगा? ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई सा भी नाम उठा के दे दे और बोलेंगे कि बताओ किसका पार्ट है ये, समझ जाएंगे ना कौन सा होगा। अगर जजेस का नाम आएगा, या गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ, बताइए। एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है तो स्टेट में। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ, बताइए। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव,
या मीडिया? legislative, नो, इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। कैसे है बताऊंगा, ठीक है ना, पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। कौन सा राष्ट्रपति कानून बनाता है? यार लास्ट में साइन तो वही करता है, अरे आपने साइन बताया करना, था और सर। भैया तुम्हारे घर में, तो फिर आप समझो इसको इस तरह से, तुम्हारे घर में कौन कानून बनाता है? मम्मी पापा? मम्मी, शी इज लेजिस्लेटिव। साइन कौन करता है? मोहर किस पे होती है? ठीक है, पापा की। ही इज एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब हमारे देश में जैसे राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का है, वो साइन करना ही है उसको, देयर इज नो ऑप्शन। घर में भी हमारे पापा नाम मात्र के नहीं है, मतलब पापा जो है ही इज ए काइंड ऑफ नॉमिनल हेड, उनको साइन करना ही है, वो नाराज नहीं हो सकते। वो ये नहीं बोल सकते कि रात में घिया नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर भूखे मरो। मम्मी ने बोल दिया बनेगा तो बनेगा, ठीक है ना, है ना। ऐसा वो एक ही दिन होता है जिस दिन मम्मी या आपकी वाइफ या कोई भी वो भूखी रहती हैं, हाँ, वही दिन होता है, ठीक है ना। उसमें भी एहसान होता है आप पर, अगर वो भूखी नहीं रहेंगे आपकी आपकी एज नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा रिचुअल्स कह रहे हैं, ठीक है ना। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना, कि हमारे, हाँ, कुछ नहीं, तेरे को लगता है पापा कुछ बोल सकते हैं? तेरे को लगता है पापा बोल सकते हैं? यू आर अ बॉय, हाँ क्या है? सोच क्या रहा है, ठीक है ना। यू आर ए बॉय, अब इफ सपोज इफ यू हैव सम स्पेशल वन, ठीक है ना, तो तू कपड़े अपनी मर्जी से नहीं पहन सकते, तू और क्या करेगा? एग्जैक्टली तू कुछ ऐसा वैसा पहन के आ जा। सपोज तुम कहीं पार्टी में जा रहे हो, शॉर्ट्स पहन के आ जा, देख मैं नहीं चल रही तुम्हारे साथ, जाओ तुम। और क्या, तुम अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकते, तुम और क्या करोगे, ठीक है ना। तो तुम्हें लगता है, जो मेल पार्टी है उसको लगता है कि कमांड उनके हाथ में है, कमांड उनके हाथ में दी गई है कि तुम ड्राइव करो। जैसे वो होता है ना, शॉफर ड्रिवन कार, वो जैसे ड्राइवर वो पीछे बैठा होता है, हाँ भाई लेके चलवा, ऐसे ही मेल होते हैं, हाँ ड्राइव आप करो, आप चलाओ। ऐसा हमको अच्छा लगता है कि यार हमको कमांड है, ऐसा है नहीं, ठीक है ना। देखो, हाथ उठा नहीं सकते, क्यों? फिर ये काइंड ऑफ इंसल्ट है हमारी सोसाइटी में कि आप महिलाओं के ऊपर हाथ उठा रहे हो। अपनी बात रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि फिर वो भाई शेर से पंगे कौन लेगा? सोना तो रात में बेड पे ही है, वो का झपट्टा वट्टा मार दे तो, लात वात मार दे तो, ठीक है ना। तो हमारे देश में भी राष्ट्रपति की कुछ ऐसी ही हैसियत है, काइंड ऑफ नॉमिनल है, तो वो हेड पे, ठीक है ना। तो है तो हेड, बट काइंड ऑफ नॉमिनल। तो आप में से जो भी उसको एज अ वो बोल रहे हैं ना कि वो साइन करता है, तो मजबूरी है, ठीक है ना। अगर बिल आपके नाम पे फटेगा, अगर सपोज आपकी वाइफ शॉपिंग कराई, आपकी गर्लफ्रेंड शॉपिंग कराई और क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया है, तो आप ऐसे थोड़ा ना बोलोगे नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं पे करूंगा। पे करना पड़ेगा, यू हैव टू पे, आप मना नहीं कर सकते। सेम आप ऐसे घर पे भी है आपका, ठीक है ना। तो अब आप इसको रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कि अगर एक अलग लेवल का क्वेश्चन आए कि आप जानते हैं पार्ट्स कौन से गवर्नमेंट के, अगर वो कोई आपकी कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, अगर आपसे वो पूछ ले कि हाँ ये बताओ ये किसका पार्ट है, तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। चीफ मिनिस्टर क्या होगा आंसर? केजरीवाल किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या जुडिशरी? एग्जीक्यूटिव, इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। आपके क्लियर्स नहीं है, आपके executive, फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। चीफ मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे यार लॉ तो बनाता है वो वहां जाके, ठीक है ना। नहीं, वो नहीं है, वो लॉ नहीं बनाता। लॉ बनाने का काम केवल किसका है? लेजिस्लेटिव का, संसद बोल लो या विधानसभा बोल लो, ठीक है ना। अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, एमएलए इज अ पार्ट ऑफ, ये तो legislative, लेजिस्लेटिव आ रहा है, इसके नाम पे ही लेजिस्लेटिव आ रहा है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है ये, ठीक है। ये मैं आपको आगे जाके डिटेल में इसको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो यहां पर देखो, यूनियन गवर्नमेंट कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका आप समझ चुके हैं, संसद आप समझ चुके हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां सब आपको मैं आगे जाके बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां बहुत आता है एग्जाम में इसके बारे में, ठीक है ना। न्यायपालिका भी है, संघ की न्यायपालिका कौन सी है? यहां पे अगर आपको पूछा जाए संघ की न्यायपालिका का क्या नाम है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज यूनियन ऑफ जुडिशरी, ठीक है ना।
और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दैट इज कॉल्ड महालेखा परीक्षक, ठीक है ना। सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट आई, स्टेट गवर्नमेंट आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी वही चीज है सारी की सारी, ठीक है ना, तो आप वो देख लेना। इसके बाद दैट इज कॉल्ड सेवेंथ वाला। अच्छा, ये जो चीजें है ना, सेवेंथ एट्थ, यहाँ 5 तक तो सबको लर्न होता है, गेम आगे शुरू होती है जहां पर लोगों को बहुत कम पता होता है। जैसे कि ये एट्थ, यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र, पता है, आपने सुना तो बहुत बार है, कितने हैं अभी? 8 है, 8 है, ठीक है ना। 8 हमारे संघ राज्य क्षेत्र है। का मतलब क्या होता है पता है आपको? हाँ, वो क्या मतलब होता है इसका? सेंट्रल का नहीं होता, प्रेसिडेंट का रूल होता है। ये छोटी छोटी गलती आप कर दोगे और मैं यहीं पकड़ूंगा, यहीं पर आपको, क्योंकि मुझे पता है आपको क्लियर है कंसेप्ट, लेकिन आप गलती कहां करोगे मुझे ये चीज पता है अच्छे से। तो अपने अपने वर्ड्स को थोड़ा ठीक से कीजिए। दैट इज प्रेसिडेंट का जो होता है, ठीक है, वो आप सही बोल रहे हो, लेकिन वो टेक्निकली सही नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि आप में से काफी लोगों को पता है राष्ट्रपति किसके कहने पे सारा काम करता है, ये गलत है, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो बात आप सही समझ रहे हो, पीएम के कहने भी करता है, बट वो हेड होता है, ठीक है ना। बट आंसर इसका सही होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने मैक्सिमम क्लासेस में ये जब पूछा है तो यही आंसर आया जो अभी आपने दिया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है जहां पर प्रेसिडेंट जो है अपना अधिशासन करते हैं। 2 एक्सेप्शन है जहां पर नहीं है, कौन सा? एक तो अपना दिल्ली है और दूसरा पुडुचेरी। पुडुचेरी है जहां पर सीएम और लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पर नहीं है, ठीक है ना। तो ये, हाँ बोलिए। हम्म, नहीं नहीं, वहां पे पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ही क्या है, क्योंकि वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं है, इलेक्शन ही नहीं होते। हाँ, क्योंकि वहां पर है ही नहीं। पार्लियामेंट के इलेक्शंस आप कह सकते हो, संसद का एक जो सांसद होता है वो होता है। तो हाँ, वो पॉलिटिकल पार्टी, देखो पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी होती नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिकल पार्टी से, होगी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन बात जो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली की है, पर्टिकुलर स्टेट की है, वो नहीं होगा, उससे रिलेटेड नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टी होना नहीं होना दैट इज नॉट अ बिग डील। पॉलिटिकल पार्टी तो अंडमान निकोबार में भी है, लक्षद्वीप में भी है, ठीक है ना। देर इज नो बिग डील विद दैट, ठीक है। यूनियन टेरिटरी हो गया। पंचायत इंपॉर्टेंट है, 9th 1, 9th A, 9th B, ये सारा आप याद कीजिएगा, ठीक है ना। आपको आ सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना। 10th पार्ट है, दैट इज कॉल्ड ट्राइबल्स। कौन सा एरिया जो है, कौन सा एसटी और उसमें आएगा, एसटी में, ठीक है ना। कौन डिसाइड करता है ये पता है आपको? कौन एसटी होगा कौन एसटी नहीं होगा? दैट इज बाय द पार्लियामेंट, और राष्ट्रपति के साइन होते हैं, राष्ट्रपति डिसाइड करता है मतलब इसको। फिर उसके बाद संघ और राज्य के संबंध, मतलब स्टेट और दिल्ली और, मतलब केजरीवाल साहब और मोदी जी कैसे रिलेशंस होंगे, तो ये यहां पर डिसाइड होता है। 3 आधार पर है, यहां पर देखिए, यहां पे 3 लिखे हुए हैं, वैसे तो 2 लिखे हुए हैं, बट 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है विधायी, मतलब दिल्ली ने कोई रूल बना दिया और इसने कोई रूल बना दिया सेंटर ने, और वो क्लैश कर गया, किसका माना जाएगा? सेंटर का ना। वो टॉपिक्स अलग अलग है, आपको पता है वो टॉपिक कौन कौन से, मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा कि कहां पे कौन से टॉपिक लिखे हुए हैं, मतलब डिफाइन हो रखा है कि कौन कौन सा रूल बनाएगा, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रशासनिक संबंध, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जैसे कि सेंटर ने कोई रूल बना दिया, कोविड वैक्सीन लगवानी है। अब स्टेट्स, पहले शुरू शुरू में सेंटर ने बोला था स्टेट अपनी मर्जी से लगाए, किसको लगाना है, किससे खरीदना है, वो स्पुतनिक लेनी है या कोई सी लेनी है, आप अपनी मर्जी से। स्टेट के पास पैसे ही नहीं थे, उन्होंने कहा भाई कैसे करेंगे। फिर 21 जून को, मतलब जून के ही टाइम पीरियड में, कहीं सेकंड वीक में, जब मोदी जी आए थे उस पे मीडिया पे, उन्होंने कहा था ठीक है भाई, तुम ही बोल रहे थे ना कि स्वायत्तता दो, स्वायत्तता दो, इंडिपेंडेंस, बोला जाओ कर लो। जैसे कि तुम लोग बोलते हो अपने घर में कि हमको तो इंडिपेंडेंसी चाहिए, इंडिपेंडेंसी चाहिए, घर वाले बोले जा ले ले, ले ले इंडिपेंडेंसी। अब फिर आप कहोगे कि इसका इंडिपेंडेंसी का क्या करूंगा, ना तो मैं आप खाना कहीं से खरीद सकता हूँ, बना सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे उस इंडिपेंडेंसी का? तो बस वही चीज है, स्टेट ने भी ऐसे ही बोला था, पैसे थे नहीं उनके पास, तो वो शुरू शुरू में हमारे को वैक्सीन वगैरह की बहुत प्रॉब्लम आई थी। लेकिन आफ्टर 21 जून फिर अब आप देख रहे होंगे कि किस तरह से, बिकॉज सेंटर ने वो सारा ले लिया। हालांकि लिया भी है कुछ नहीं है, हमसे ही लिया है, ठीक है ना, हम ही पैसा पे कर रहे हैं, किस सेंस में कर रहे हैं वो भी पता है, ठीक है ना। तो वही चीज है, बट नो वरी, ठीक है ना। हाँ, 108 हो गया, कल ही डलवाया था यार। हाँ। चलिए
ठीक है ना। तो प्रशासनिक संबंध तो कैसे कैसे करते हैं यहाँ पर, कैसे गवर्नमेंट, अब मोदी जी तो हर जगह पे आएंगे नहीं, इसलिए उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंट मतलब अपना एक बंदा छोड़ रखा है हर एक जिले में, जिसको हम कहते हैं आईएएस। ठीक है ना, वो आईएएस कहते हैं, आईएएस कंट्रोल करता है वो सारी चीजें, इस सेंटर की जो स्कीम्स है वो कहां पर कौन सी होगी, कैसी होगी, वगैरह वगैरह। और आईएएस की हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आईपीएस, वो सारा लॉ एंड ऑर्डर देखता है। ठीक है ना, अगर आईएएस बोल देगा कि हाँ भाई लाठीचार्ज, वो आईपीएस जो है विदाउट आईएएस की परमिशन से लाठीचार्ज नहीं कर सकता। अगर आईपीएस ने लाठीचार्ज के लिए बोल दिया ना, तो आईएएस बोलेगा भाई किसके कहने पे किया था। ऑल्दो दे आर द इक्वल डेजिग्नेशन, बट आईएएस हैज द मोर पावर, उसके पास मोर पावर होती है, वो इससे और नीचे आता है, वो इससे और नीचे आ जाता है। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्टेट पीसीएस की बात करेंगे तो एक जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, जिसकी बात मैं अभी आईएएस कर रहा हूं, तो उसमें एसडीएम लगता है, ये हाईएस्ट पोस्ट होती है। इसके बाद फिर वो प्रमोट होता है डीएम में, आप पहले एडीएम आएगा, ठीक है, एडीएम आ जाता है इसमें। लेकिन अगर आप आईएएस का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं तो सीधा आप यहां पर आएंगे, मतलब आएंगे तो यहां पर भी, बट यहां से यहां पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस के लिए थोड़ा खेल लो, ठीक है ना, देख लो क्या है, तो 2-3 साल आपको यहां पर रहना पड़ेगा, फिर इसके बाद आप ऊपर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्टेट पीसीएस में आएंगे तो इधर पहुंचने में आपको लग जाएंगे कम से कम 15 साल प्रमोशन होने के उसमें। ठीक है ना, तो ये चीज आ जाती है इसमें। ठीक है, और सेम गोज टू वो उसमें एसपी होता है वो नहीं, वो गलत है, नहीं गलत नहीं, मतलब देखिए एक होती है कमिश्नर प्रणाली, ठीक है ना, एक कमिश्नरी सिस्टम होता है और एक होता है स्टेट का जो होता है। जैसे कि आपका जो दिल्ली में है, आप अभी किसी ने एसीपी बोला, फिर इसके ऊपर डीसीपी, फिर ज्वाइंट सीपी वगैरह वगैरह करते हैं सीपी। लेकिन अगर आप स्टेट में होते तो आप लगते पहले एसीपी की जगह डीएसपी, ठीक है ना, फिर उसके बाद आते हैं आप एसपी, फिर उसके बाद आते हैं एसएसपी, फिर उसके बाद आते हैं आईजी डीआईजी फलाना ढमकाना जितना भी है। ठीक है ना, तो वो सब है इसमें। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, हाँ भाई अर्श, ठीक है, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये है, आपको यहां पर आप इसको देख लीजिएगा सॉरी, ऑफिशियल भाषा हमारे कौन सी होगी, कैसी होगी, ये राजभाषा जो भी मैंने आपको बताई, ठीक है ना, वो सब यहां पे लिखा हुआ है। मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कौन सा पार्ट कौन से रिलेटेड है। मैच द फॉलोइंग से बहुत पूछा जाता है ये, और लास्ट में इमरजेंसी। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है विच यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है, तो ये थे, कितने हो गए हमारे आज, 3 हो गए ना, 3 हो गए ना, तो आज के लिए 3 के लिए आपको काफी है, स्टार्टिंग है। तो ये आपको कहां से मिलेंगे, ये मैं आपको व्हाट्सएप अभी करवा दूंगा, ठीक है ना, तो वहां से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। बैक टू द टॉपिक, हम आज के रेगुलर टॉपिक पे आते हैं जो हम लास्ट क्लास में चल रहा था। चलिए, गाइस 3 मिनट बचे हुए हैं, आप लोग दोबारा से रीज्वाइन कीजिए, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, मतलब इसको अभी बंद कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा से ज्वाइन कीजिए सब लोग, ठीक है। ये 3 मिनट बचे हैं, फिर अपने आप बंद हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेरी वॉइस आ रही है सबको ऑनलाइन? फटाफट बता दीजिए मेरी वॉइस आ रही है क्या ऑनलाइन, सबको मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, नितिन का आया मैसेज, मुस्कान, निशा, नवीन, रश्मि, रोहित, नीरज, हेमंत, सोनाली, ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सबको मेरी वॉइस मिल रही है। बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंटिन्यू कीजिए, दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ऑनलाइन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, क्योंकि मैं शो करूंगा, कोई लैंग्वेज वगैरह, सॉरी स्पेलिंग वगैरह का देखना होगा,
वट एवर यू सीन ऑन द स्क्रीन यू विल गेट इट। जो आपको मैं अलग से लिखवाऊंगा, जो बोर्ड पे लिखवाऊंगा, वही नोट डाउन करना है, ठीक है ना। जो भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा मैं मतलब नोट्स हैं किसी के, तो वहां से मैंने इसको बोरो किया है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास तक करा था यूएसए किया था, ठीक है ना, इंपीचमेंट तक किया था। और यहां पे अगर आप देखें तो लास्ट में आपको वहां पे महाभियोग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहां पे आपको दिखाई दे रहा है ना इंपीचमेंट, ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं करी। 14 दिन के लिए नहीं होती है। नहीं यार, पावर क्यों होगी जब आप किसी सपोज जो केस उस पर चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो जब उस पर केस चल रहा है तो फिर वो उसमें पावर नहीं होगी उसके पास। महाभियोग स्क्रीन दिखाई दे रही है। हम्म 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 जो सारा हुआ था ना वो यही है, ये सारा पूरा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आयरलैंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ वाला लिखेंगे आप आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ हेडलाइन डालिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ वन। आयरिश का मतलब होता है आयरलैंड भाई, ठीक है ना। आयरिश आयरलैंड क्या लिया था यहां से, पहला फर्स्ट, दैट इज बीपीएसपी। ये लिखा हुआ है, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना तो आपको स्क्रीन के ऊपर अगेन जो जो चीजें स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं वो सब आपको मिलेगा, जो नहीं है वो मैं यहां पे लिख दूंगा, ठीक है। बीपीएसपी यहां दैट कम्स इन पार्ट 4, दैट कम्स इन पार्ट 4। ये भी आपको वहां पर अभी मैंने बताया था। आर्टिकल कहां से कहां तक है, 36 टू 51, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, डिटेलिंग आगे जाके होगी, ठीक है ना। जो भी रेड में लिखा हुआ है सिर्फ वही नोट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस, प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। ये हमारा लिया हुआ है, जोन सा रेड में है सिर्फ वही नोट डाउन करना है, ठीक है। विच इज कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल, पहले इंग्लिश फिर हिंदी, सिंगल ट्रांसफरेबल इक्वल, हाँ, ट्रांसफरेबल इक्वल प्रोपोर्शनल सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल इक्वल प्रोपोर्शनल सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी वाले लिखिए, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय। किसको स्पेलिंग नहीं पता हो तो बता देना, यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, एकल संक्रमणीय समानुपाती चुनाव पद्धति, चुनाव पद्धति ये नाम है। क्या मतलब होता है, जब हम प्रेसिडेंट वाला पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। ये लिया कहां से था, आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से। एंड द लास्ट वन इज नॉमिनेशन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा,
नॉमिनेशन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। नॉमिनेशन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, आरएस, आरएसएस मत कर देना। नॉमिनेशन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, हाउ मेनी, बताइए कितने होते हैं राज्यसभा में, कितने होते हैं? अरे यार, नॉमिनेशन मेंबर कितने होते हैं? 8, 10 ले ले, 10। ये 12 बोल रहे, तू 8 बोल रहा है, मैं 10 बोल रहा हूं। 8.5 है। कितने होते हैं पक्का? हर्ष कितने होते हैं? नितिन ने बोला राइट, मानव ने राइट बोला, हेमंत गलत है। दैट इज 12, 12 है इन 4 कैटेगरीज, इन 4 कैटेगरीज 12 है 4 श्रेणियों में, 4 कैटेगरीज, इन 4 कैटेगरीज। नॉमिनेशन मेंबर कितने हैं? 12 इन 4 कैटेगरीज। कौन कौन से, कौन सी 4 कैटेगरीज है? लिख लीजिए नाम, अब मैं वहां पे रीच नहीं कर सकता, आप खुद से लिख लो। फर्स्ट, साइंस, मतलब ऐसे एरो करके ना, इस तरह से एरो करके, साइंस। लिटरेचर, लिटरेचर, साइंस मतलब विज्ञान, लिटरेचर मतलब साहित्य। थर्ड, आर्ट, आर्ट मतलब ये वो साइंस कॉमर्स आर्ट वाला नहीं, कला, हिंदी में कला। और लास्ट वन, सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, सोशल वर्क। इन 4 कैटेगरीज में आता है, 12 है, 4 है, ठीक है ना? 8 होगा, 8 ना, पता नहीं यार कौन सा होगा, देख लेना उसमें, ठीक है? तो इसमें होगा साइंस में, लिटरेचर में, कला में, सोशल वर्क में जिसकी ख्याति हो, जिसने बहुत अच्छे काम कर रखे हो, उनको नॉमिनेट करेंगे। ये नहीं कि आप बोलो कि हमने आर्ट्स ली थी और मेरे 99% आए थे, हमको नॉमिनेट कर दो, नहीं, ऐसे नहीं। यू नीड टू बी, यू नीड टू बी, हाँ, एक्सपर्टाइज होना चाहिए आपका, आपको बहुत ख्याति आपको मिलनी चाहिए, तब जाके आपको ऐसा होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर कौन सी कैटेगरी में आएगा? आर्ट, आर्ट में आएगा ना, कला है उसके पास, ठीक है ना, तो उसमें आएगा ये, ठीक है, आर्ट में आएगा, कला है उसके पास। जैसे वो आया था, क्या नाम है, अरे वो कौन था किंगफिशर का मालिक, विजय माल्या, वो कौन से में आया था पता है? सोशल वर्क में आया था, उसने सोशल वर्क किया था, हमारे ऊपर बर्डन था बहुत सारे पैसों का, वो लेके चला गया था सोशल वर्क। हाँ, सोशल वर्क, ठीक है, गेटिंग, तो ये सारा है। चलिए, तो यहां पे ये समाप्त हुआ हमारा आयरलैंड। नेक्स्ट कनाडा, नेक्स्ट कनाडा, 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 ठीक है। फर्स्ट, फर्स्ट रेसिडुअरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां। ये क्वेश्चन अभी पीसीएस में आया था कल परसों, मेरे यूपीसीएस में आया था, ये इसमें आया था ये वाला, मतलब उसमें 4 सेक्शन, मैं सोच रहा था कि वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊं,
बट मैंने कहा अभी मैंने पढ़ाया नहीं तो क्या लेके आऊँगा। मतलब उसमें 4 दे रखे थे, उसमें पूछा था कि कौन से में नहीं है, तो अवशेष शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया में दे रखा था उसमें, ठीक है ना। बड़ा कंफ्यूजिंग था, उस कंफ्यूजिंग तो मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए था। उसमें ना एक ऑप्शन था आपातकालीन जर्मनी, जबकि मैंने आपको क्या बताया था कि आपातकालीन किसमें है, वो 1935 के अकाउंट उसमें। तो काफी लोगों को ये दिक्कत होती है, काफी लोगों को, और ये हमेशा एग्जाम में गलत करके आते हैं लोग, ठीक है ना। कि आपातकाल जो है जर्मनी का भी है, अभी जर्मनी मैं आपको बताऊंगा किस सेंस में, वो भी आपको पता लगेगा, ठीक है ना। तो वहां पर वो था, तो हालांकि सिंपल था, बट जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए टफ था। रेस्टिडेटरी पावर्स होती क्या है, तो आपको लिखना है इसमें एक चीज, कंट्रोल बाय सेंटर, केंद्र के द्वारा नियंत्रित होती हैं। अब होती क्या है वो समझ लीजिए, डेफिनेशन क्या ही लिखेंगे, मतलब आप समझ लीजिए, दीज आर दोज पावर्स, दीज आर दोज सब्जेक्ट विच इज नॉट मेंशन इन 7th शेड्यूल। यह वह शक्तियां हैं, हिंदी में लिखिए, यह वह शक्तियां हैं, यह वह शक्तियां हैं विच इज नॉट मेंशन इन 7th शेड्यूल, विच इज नॉट मेंशन इन 7th शेड्यूल। यह वह शक्तियां हैं जो 7वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, विच इज नॉट मेंशन इन 7th शेड्यूल। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे यहां पर 3 तरह की पावर्स होती हैं, एक होती है यूनियन जो सेंटर उस पर कानून बनाती है, दूसरी होती है स्टेट जिस पर स्टेट कानून बनाती है, और एक होती है कॉन्करेंट जिस पर दोनों काम बनाती है। अब कुछ ऐसी पावर्स आ जाएंगी जो उन तीनों में नहीं है, तो उसके ऊपर कौन बनाएगा, तो वो ही आती है रेस्टिट्यूटरी। अब एग्जांपल के साथ समझिए, जैसे कि जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1950 के आसपास, तो किसी को पता नहीं था टेररिज्म भी कुछ होता है, ठीक है। साइबर क्राइम जो आज बहुत ही आम है, किसी को नहीं पता था। ग्लोबल वार्मिंग किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन आज के दौर में ये सारी क्या है, आपकी 90% प्रॉब्लम्स जो किसी देश में है वो इन्हीं तीनों से रिलेटेड होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब फिर कौन बनाएगा कानून, भाई सेंटर, स्टेट तो बोल दे भाई हम तो वैसे ही कुछ नहीं है हमारे पास, तो सेंटर बनाएगी। सेंटर बोलेगी नहीं नहीं नहीं, सब काम हम ही क्यों करेंगे, स्टेट भी कुछ करे, तो वो उस पे पिसेंगे कौन, आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसे में फिर सेंटर के पास ये पावर आ गई कि भाई सिंपल सी बात है, उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, तो वही कानून बनाए, वही उसको लॉ बनाए, ठीक है ना। तो आज साइबर क्राइम का लॉ है ना। आप साइबर पे ऑनलाइन कुछ भी किसी को कह सकते हैं, नहीं, कुछ नहीं किसी को कह सकते, ठीक है ना। अब जैसे कि अभी हुआ ना ये मैच हुआ, तो शमी को बहुत ही शब्दों से पुकारा गया, ठीक है ना। तो अगर वो चाहेगा तो ही कैन कंप्लेंट अंडर आईटी एक्ट, ठीक है ना। तो वो आईटी एक्ट का कुछ एक है 66 कुछ करके, उसमें है अगर आपने किसी को अपशब्द बोले दैट इज अ क्राइम, ठीक है ना, वो क्राइम है। आप ऑनलाइन किसी को कुछ भी नहीं कह सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें तो बहुत गलत गलत बोला था उसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, हिंदी में से कहते हैं मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। हम्म हम्म यहां पे ना, अब यहीं पर आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो आ, उसमें यूनिटरी जो फीचर्स हैं वो ज्यादा है, ठीक है ना। अब यहां पर आता है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटरी। देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनिटरी। इसको हिंदी में कहते हैं संघीय, और एक होता है नहीं एकात्मक, ठीक है ना, असंघीय नहीं होता कुछ, ठीक है ना, एकात्मक, ठीक है। फेडरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका घर है, मैंने आपको बताया भी था कि एक जॉइंट फैमिली होती है जिसमें दादाजी होते हैं और बाकी आपके चाचा ताया आपके पापा ये सब लोग होते हैं। आपको आप इस तरह समझिए, हमारे पे फेडरेशन दो तरह के होता है, एक तो होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का मतलब होता है आप सबको बोलो आओ सब, हम सब लोग मिलकर एक परिवार बनाते हैं।
तो दैट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर, परिवार बन गया कैरियर मेकर, ठीक है ना। अब क्या आपको उस परिवार से अलग होने का अधिकार है ना? अब जा सकते हो, हमको छोड़ के जा सकते हो ना? हमको छोड़ के जाओगे कहां? हाँ? हमको छोड़ के जाओ हमको छोड़ के जा सकते हो ना? यू कैन गो, ठीक है ना? समझ में आ गया? तो दैट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर। अब एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाता हूं मैं आपको, ठीक है ना? तो क्या आप उस ग्रुप को छोड़ के जा सकते हो? जा सकते हैं। समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर। अब एक होता है होल्डिंग टुगेदर, जहां पर मैंने आपको होल्ड करके रखा हुआ है, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है ना, जहां पर आप नहीं जा सकते। तो होल्डिंग टुगेदर किसका एग्जांपल है? इंडिया का। कमिंग टुगेदर है यूएसए का, ठीक है ना। तो फेडरेशन का मतलब ये होता है, फेडरेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, वेयर द सेंटर एंड द स्टेट हैव द इक्वल पावर्स। बट हमारे यहां पर ऐसा नहीं है, क्वासी फेडरल है, जिसका जो, तो इसका मतलब हमने अपना फेडरल सिस्टम कहां से लिया है? कनाडा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी टुक आवर फेडरल सिस्टम फ्रॉम कनाडा। हमारा संघीय व्यवस्था कनाडा से है। फेडरल यूएसए के पास भी है, फेडरल और भी जगह पर है, बट हमारा फेडरल सिस्टम कहां से है? यहां से। तो यहां पे आप कहीं पे लिख लीजिए, फेडरल सिस्टम रिलेटेड विद कनाडा, ठीक है ना? ठीक है ना, हमारा फेडरल सिस्टम इसी से रिलेट करता है, ठीक है ना, कनाडा से, जहां पर अवशेष शक्तियां हैं और सेंटर स्ट्रांग है। जैसे आपके घर में दादाजी होल्ड करके रखे हुए हैं, दादाजी के जाने के बाद परिवार टूट जाता है, प्रैक्टिकल सी चीज है, मतलब होता है ऐसा, ठीक है ना। तो वो यही चीज है, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ी? वैसे आपका क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है ये, आपको आएगा भी नहीं, बट पता है आपको ऐसे क्यों जरूरत पड़ी? अच्छा, वैसे आप क्या चाहते हैं, कैसा हो, दादाजी का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो या नहीं हो? हाउ मैनी, अच्छा अगर आप में से कोई चाहते हैं कि हाँ दादाजी का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए, वो डिसाइड करे क्या बनेगा, क्या पहनेंगे, कौन सा त्योहार आप मनाएंगे, किससे के शादी होगी, वगैरह वगैरह, तो आप में से कौन ऐसा चाहता है? हाथ उठाए ऑनलाइन, जिसका भी ऐसा है यस बोले। आप में से यही होता है सेंटर स्ट्रांग, एक दो, बस दो आए हैं, नितिन नहीं कह रहा है। आप में से बताओ कोई, बस दो आए हैं ये, तो मतलब आप नहीं चाहते हैं, ठीक है। और क्वाइट ऑब्वियस बाकी, अच्छा बाकी लोग चाहते हैं क्या? अबे कुछ चाहते भी हो? हाँ ठीक है। देखिए जरूरत क्यों पड़ी थी, अलग है स्टोरी, इसके बारे में लंबी स्टोरी है, कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 566 हिस्सों में बटा हुआ था, उसको जोड़ने का काम किया था वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने, ठीक है ना। तो जैसे सपोज ये केरल, वो जो है वो मद्रास, ये जो है आंध्र, ये वो ऐसे सब, तो इसने बोला कि मैं तो आजाद, ठीक है ना। सबसे पहले केरल ने बोला मैं आजाद, त्रावणकोर था, केरल नाम भी था, त्रावणकोर था, उसने कहा मैं आजाद, ठीक है ना। जानते होंगे केरल यहां पर है, ठीक है, ये है, तो इसने बोला मैं आजाद, तो पटेल साहब ने बोला इधर कहां आजाद, कहां जाएगा, मतलब इसको निकाल के क्या यहां रख लेगा? भाई रहेगा तो वहीं, और फिर उसके बाद तेरे लोग जो है हिंदू ज्यादातर, तेरे को पानी में फेंक देंगे, ठीक है। समझदारी यह है कि साथ में रहे, कि अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी तो साथ में सॉल्व करेंगे। उसने कहा अच्छा ऐसा है, तो फिर ये उसने कहा ठीक है, तो सबसे पहले इसने बोला था। तो इस तरह से करते 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 आज जो भारत का नक्शा आप देख रहे हैं वैसा था। जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो भारत का नक्शा शुरू शुरू में कैसे था, ऐसा नहीं था जैसे आज आप देख रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा कुछ अलग तरीका था। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, 1947 में किस तरह का था, क्या हमारे यहाँ पे उत्तराखंड था, झारखंड था, क्या हमारे में पंजाब था, वगैरह वगैरह वगैरह, हरियाणा था, नहीं था, पता नहीं, तो वो सब मैं आपको वहां पे उस समय मैप में दिखाऊंगा जब हम उस चैप्टर में पहुंचेंगे 2000 में, ठीक है। तो ये फेडरल सिस्टम जो है ये हमने उस सेंस में लिया था, तो साम दाम दंड भेद, जिसको प्यार से मना सके प्यार से आया, जिसको पैसे के लालच में आया तो पैसे के, वरना फिर दंड से, तो जैसे हैदराबाद जूनागढ़, ठीक है ना, तो वो थोड़ा उनको स्ट्रिक्ट वे में
किया गया था। जैसे कि आप लोग जो है ना, आपको कैसे रखा हुआ है? अगर प्यार से रखा हुआ है, अबे प्यार से नहीं रखा हुआ, ठीक है ना? हाँ, तुम्हें तुम्हें लगता है प्यार से है, तो लगता है कि ये लाड प्यार से है, तू कहीं बिगड़ ना जाए, ठीक है ना? इसे तेरी सारी बातें शुरू शुरू में मानी जाती हैं। ये ऐसा थोड़ी ना है कि कल को तू घर को वाले को बोलेगा कि कट्टा लाके दो, तुझे को लाके दे देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? लेकिन जो भी तेरी थोड़ी बहुत डिमांड है, जैसे कि मम्मा 100 रुपए चाहिए या पापा 1000 रुपए चाहिए, वो दे दी जाती है ताकि तू कंट्रोल में रहे। जैसे कि हमारे राजा महाराजा शुरू शुरू में इनको प्रीवियस पर्स, मतलब कि इनको एक सैलरी दी जाती थी, सैलरी दी जाती थी 10 लाख रुपए पर मंथ। आप सब लोग, आपका जो शानो शौकत है वगैरह वगैरह, जैसे इसने अपनी आजादी माँ बाप के सामने गिरवी रख दी 1000 रुपए में, कि तू हमारी बात मान, 1000 रुपए ले ले, ठीक है ना? और इसको ऐसा लगता है कि ये आजाद है, जबकि है नहीं, ठीक है ना? हमारे घर वालों के पास बहुत ज्यादा अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र तो मैं यूज भी नहीं किया तेरे ऊपर, जिस दिन वो कर देंगे तू तो पानी पानी हो जाएगा, ठीक है ना? तुम जानते नहीं हो, ठीक है ना? मेरा काम भड़काने का नहीं है, ठीक है ना? बट मैं तुम्हें बता रहा हूं ऐसा होता है। तुम लोग भी तो ऐसे ही करोगे जब तुम लोग पेरेंट्स बन जाओगे, तुम लोग कहां मानने वाले, तुम भी ऐसे करोगे अपने बच्चों के साथ, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर। थर्ड वन, अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर। गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति बाय सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, वहां पे आप बाय सेंटर लिख लेना, ठीक है? ठीक है, तो गवर्नर की नियुक्ति राज्यपाल के जो सेंटर होती है वो होती है प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, ठीक है ना? तो यहां पे नीचे जो है आपने लिखना है बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा होती है। और ऐसा करने को उसको बोलता है कौन? सेंटर, ठीक है ना? इलेक्ट होता है ना वो। शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। हाँ हाँ, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। डन हो गया, ठीक है? चलिए, तो कनाडा डन। आगे नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ज्वाइंट सेशन लिख लो, फर्स्ट ज्वाइंट सेशन। संयुक्त अधिवेशन, ठीक है? कहां से लिया है? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? आर्टिकल 108 में है ये मेंशन्ड, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, हेडेड बाय, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? हेडेड बाय, ऑनलाइन किसी को पता है हेडेड बाय? नहीं नितिन, गलत है, प्रेसिडेंट नहीं करता। बता रहा हूं, पहले ये पॉइंट तो लिख लो। लोकसभा का स्पीकर, एलएस, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। वो नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ तो डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है? उपाध्यक्ष,
ठीक है, और अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर उसके बाद LS RS का उपाध्यक्ष वगैरह वगैरह, बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है ना। तो ये है कॉल्ड बाय। नितिन अब यहां पर आएगा जो आपने बोला, कॉल्ड बाय किसके द्वारा बुलाया जाता है? प्रेसिडेंट। कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। अरे 1 2 3 कहां से आ गया ये? आर्टिकल 1 2 3 नहीं है नितिन, आर्टिकल 1 2 3 नहीं है नितिन, ठीक है। कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। देखिए अब यहां पे पूछा होता क्या है। देखिए क्या होता है कि जब भी किसी मुद्दे पर कोई राय नहीं बन पाती तो फिर ज्वाइंट सेशन रखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका घर, आपके घर में आपकी मदर जो हो गई वो एग्जीक्यूटिव, वो प्रधानमंत्री, आपके पापा हो गए प्रेसिडेंट, और आपका भाई और बहन जो भी आपके साथ है, आप हो गए लोकसभा और बहन हो गई राज्यसभा, या वो हो गई लोकसभा और आप हो गए राज्यसभा। तो सपोज कि किसी मुद्दे पर बात नहीं बनी, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने पार्टनर को घर वालों से इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले किसको बताओगे? एग्जैक्टली ठीक है ना, बताया क्या पहले? हाँ ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्यों क्यों अच्छा बहन को क्यों? एग्जैक्टली ऐसा होता है। जनरली लोकसभा राज्यसभा को जानती है, राज्यसभा लोकसभा को जानती है। भाई सिंपल सी बात है ना, जैसे ये वो उसके उसके राज जानता है, ये है अगर आप लोगों के साथ नहीं हो रहा तो अनलकी, ठीक है ना, क्या बोलूं। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि मुसीबत में भाई भाई के काम आता है। बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि वो रामायण में वो लक्ष्मण जी का, और वो कुंभकर्ण मेघनाथ ये भी तो थे, उन्होंने भी तो राम, तो ये होता है, ये प्रैक्टिकली होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप सपोज घर वालों को इंट्रोड्यूस कराना है, नहीं पता है, तो अब सपोज आपने इंट्रोड्यूस करवाया, मम्मी को पसंद नहीं आया या पापा को पसंद नहीं आया, तो फिर घर में ज्वाइंट सेशन होगा। हाँ बातचीत होगी, हाँ भाई क्या है, नहीं नहीं वो बहुत स्मार्ट है, वो ये, अरे कमाता क्या है, वो कमा लेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही है। तो ज्वाइंट सेशन समझे ना आप, ठीक है। ज्वाइंट सेशन समझे ना आप कि मतलब किसी मुद्दे पर अगर अगर सपोज सहमति नहीं बने तो ज्वाइंट सेशन रखा जाता है। किसके द्वारा बुलाया जाता है? हेड कौन करता है? मम्मी हेड करती है, इस लीड को मम्मी हेड करती है। जैसे इसने भी बोला ना, मम्मी को बता सकते हैं। अच्छा पापा को क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें खुद पता है पापा इज ए नॉमिनल हेड, मम्मी को मनाना जरूरी है। मम्मी ने मम्मी को मना लिया, बाकी मम्मी तो अपने आप मना लेंगी पापा को। और अगर सपोज पापा नहीं माने तो किसी दिन खाने में ज्यादा मिर्च डल जाएगी, ऐसा हो सकता है, और पापा को अंत में मानना पड़ेगा भाई। अरे दिल्ली पुलिस में तब भी मम्मी की चलती है, पापा पता क्या है, मम्मी ना, मैं तुम्हें अभी क्या बोला कि जैसे मम्मी जो होती हैं वो पीछे बैठी होती हैं उस पे सीट पर, और पापा ड्राइव कर रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि गाड़ी मैं चला रहा हूं, कमांड उधर है। ये भूलेखा है तुम्हें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोदी जी इतने स्ट्रांग क्यों है, या योगी जी इतने स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि कमांड करने के लिए कोई है नहीं, ये है चीज, ठीक है ना। तो आपके साथ तो इसीलिए नॉमिनल हेड का मतलब ही यही होता है, ठीक है ना। अब जैसे इसने कहा दिल्ली पुलिस में पापा, मम्मी एक बार मान के देखो, बुरा मान के तो देखें, वो मानती इसलिए नहीं है, उन्होंने कहा छोड़ो यार अब आ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया ज्वाइंट सेशन। नेक्स्ट वन, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट इसको हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये क्या होता है? इट इज डील बाय
both center and state. It is deal by both center and state. यह राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा नियंत्रित होती है. But in the matter of clash, but in the matter of clash, center rules it. Center rules it. परंतु विवाद के समय in the matter of clash, विवाद के समय in the matter of clash rules by center, विवाद के समय केंद्र इसे नियंत्रित करता है. यह केंद्र और राज्य दोनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, परंतु विवाद के समय केंद्र इसको नियंत्रित करता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि एजुकेशन. फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हरियाणा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हर तरह का बोर्ड है. बट परंतु सीबीएसई बोर्ड भी है. ठीक है ना. तो सेंटर भी कर रहा है, स्टेट भी कर रहा है. लेकिन जब एजुकेशन पॉलिसी आई, तो हमारे यहां पे सिस्टम कैसा है, आपको अपने साल, अपनी जो जिंदगी बर्बाद करनी है, कैसे करनी है, 10+2+3, इस तरह से जिंदगी बर्बाद करनी है आपको. ठीक है ना. हर जगह पे ऐसे करनी है. चाहे आप हरियाणा बोर्ड में चले वहां पे भी 10+2 करेंगे, या कहीं पे भी चले जाओ. ऐसा तो नहीं ना, दिल्ली वाले बोलेंगे नहीं नहीं हम बच्चों की जिंदगी बर्बाद करेंगे 11+4. बात तो सेम ही है, 11+4. ऐसा तो नहीं है 11वीं के बाद ही बच्चों को जो है वो कॉलेज में, ऐसा तो नहीं है. 10+2+3 है. तो ये होता है मतलब अगर सपोज एजुकेशन पॉलिसी है तो सेंटर का रूल है ये. ठीक है ना. लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग है, ये BHU अलग है, और अलग अलग होंगी यूनिवर्सिटीज. सेंटर की यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटी अलग होंगी, स्टेट के बोर्ड. आर यू गेटिंग मैं जो बोलना चाह रहा हूं आपको. तो किस तरह से कॉन्करेंट लिस्ट काम करती है वो ऐसे है. एजुकेशन इज द एग्जांपल. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, मैटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. थर्ड वन आता है मैटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. ठीक है. व्यापार और वाणिज्य से संबंधित, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित मैटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. व्यापार और वाणिज्य से संबंधित विषय. ठीक है. किस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, किस पर नहीं लगेगी, जीएसटी कितना लगेगा, स्टेट डिसाइड करता है, केजरीवाल साहब डिसाइड करते हैं? नहीं. ठीक है ना. केजरीवाल साहब ने डिसाइड करते हैं, सेंटर डिसाइड करती है. ठीक है ना. लेकिन एक स्टेट जीएसटी भी होता है. वो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा पेट्रोल तो नहीं होता, पेट्रोल तो हर जगह पे अलग अलग है. क्यों ना ना क्यों पेट्रोल का दाम अलग अलग है? नो नो, मतलब सेंटर की भी लगती है, स्टेट की भी लगती है, ऐसा बोल रहे हो? जो पेट्रोल के दाम है कौन कंट्रोल करता है, सेंटर या स्टेट, या दोनों ही? हाँ. अब बस नहीं 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 नहीं, हमारे देश में स्टेट डिसाइड करता है. जो सारा पैसा जाता है स्टेट के जाता है. स्टेट जो पेट्रोल है दैट इज नॉट कम इनटू द जीएसटी. जीएसटी में नहीं आता पेट्रोल. अगर जीएसटी में रोना ही यही है ना, जीएसटी में आ जाए तो नहीं हो, फिर सेंटर के द्वारा कंट्रोल होगा. अभी हाँ, ये जो जितना पैसा मिलता है ना, वो नहीं, मतलब जो पैसा मिल रहा है वो जा तो सेंटर के पास ही रहा है, बट ये स्टेट डिसाइड कर रहा है. ये सेंटर के पास जा रहा है तो उसमें उनका कट भी तो ज्यादा होता है ना. जो भी अज्ञानता. ठीक है. ठीक है. अरे नहीं नहीं, मोदी का नाम इसलिए आता है, मोदी जी का नाम इसलिए आता है क्योंकि अब स्टेट के पास ज्यादा ऑटोनॉमस नहीं है, उनके पास पैसे के ज्यादा स्रोत नहीं है. पेट्रोल बचा, अब वो यहां से भी अगर नहीं कमाएंगे इन द सेंस कि अगर वो अपनी अगर धनराशि नहीं इकट्ठी करेंगे, तो जितने भी आपके स्टेट के जैसे ये स्कूल्स है, जो जितने भी ये मिलते हैं आपको, ये स्टेट के जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिसेज हैं, इनको सैलरी कहां से देंगे?
ठीक है, स्कॉलरशिप है बहुत सारी है, दिल्ली की भी तो योजनाएं है ना, बहुत सारी योजनाएं हैं दिल्ली की भी, हर एक स्टेट की है, तो पेट्रोल इसमें से ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। जर्मनी, नेक्स्ट जर्मनी। गाइस ये जो ऑनलाइन है, आप लोग जो है फटाफट दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, क्योंकि 1 मिनट ही बचा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट ही बचा हुआ है, आप लोग सब लोग ज्वाइन कीजिए दोबारा से। ठीक है, सब लोग दोबारा से ज्वाइन करो। सबको सबको मेरी वॉइस मिल रही है, एक बार बताना सब लोग ऑनलाइन। ठीक है। कौन है? कोई नहीं है। गुरुंग, गुरुंग बात करना चाह रहा है मुझसे। तो अच्छा, मैं ना ऐसा करता हूँ कि सबको ना ऑनलाइन करने का, मतलब अपना अनम्यूट करने का परमिशन दे देता हूँ, ठीक है ना, बट फेयरली उसको यूज करना। तो बिना बोले कर देते हैं यार, फिर अब तो कैसे होगा फिर बताओ। गुरुंग जी अपने आप को अनम्यूट कर लो आप खुद से। Yes, गुरुंग, sir. It's या clear now, sir. या सर प्लीज टेल मी। Okay, sir. It's clear. Okay, आप okay, it's clear. शुरू Okay, okay, कीजिए. okay, 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 sir. So you can unmute yourself, but keep use it in a wiser way. ठीक है ना, अदरवाइज फिर ये दिक्कत हो जाएगी सबको। चलिए गाइस शांत। जर्मनी, जर्मनी। इसको ना वाइमा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वाइमा, इसको लिख लो यहां पर, ये आता है काफी बार एग्जाम में। वाइमा कॉन्स्टिट्यूशन। लाइट बंद कर दे, कहां पे? अनम्यूट योर माइक। अरे अनम्यूट योर माइक का मतलब नहीं तो, मैंने तो म्यूट नहीं कर रखा। मेरी वॉइस आ रही है क्या? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? आ तो रही है यार सबको, अनम्यूट के लिए क्यों बोल रहे तो हो? वो ये था परमिशन के लिए। तो अच्छा वो अच्छा परमिशन के लिए था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलिए गाइज मेरी बोर्ड तो सही दिखाई दे रहा है ना आप सब लोगों को? बोर्ड पे लिखा हुआ तो सही दिखाई दे रहा है ना आप सब लोगों को? Yes, sir. ओके यस ओके, सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, कीप इट इन माइंड गाइज, ये लिखा हुआ एग्जाम में आ सकता है कि हमने जो आगे मैं बताने जा रहा हूं कहां से लिए, दैट इज इन द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। ये वहां का, जैसे वेस्टमिनिस्टर, वेस्टमिनिस्टर इज द नेम ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कीप इट इन माइंड, ये कहीं पे लिख लो इधर उधर। वेस्ट मिनिस्ट्रल, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। वेस्ट मिनिस्ट्रल, इट इज नोन एज ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है ना। मतलब ऐसे ही मिसलेनियस पॉइंट है, ठीक है ना, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, कहीं पे इधर उधर लिख लो, ठीक है ना। ऐसे ना, ऐसे ऐसे बना के ऐसे ऐसे लिख लिया करो, ऐसे ऐसे करके, तो आपको पता लग जाएगा ये मिसलेनियस है, ठीक है ना। इस तरह से आप कहीं पे लिख लिया करो इसको, वेस्ट मिनिस्ट्रल, ब्रिटिश, यप, ठीक है। तो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसको। यहां से लिया क्या हमने इमरजेंसी प्रोविजंस रिलेटेड विद एफआर। एफआर मतलब फंडामेंटल राइट, हिंदी में आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध
मौलिक अधिकार से संबंधित, आपातकालीन उपबंध मौलिक अधिकार से संबंधित, रिलेटेड विद एफआर। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 2 ऐसे फंडामेंटल राइट है जो इसके अंतर्गत नहीं होते सस्पेंड। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 एंड 20 नॉट सस्पेंडेड इन इमरजेंसी। ठीक है, ये कहां लिखा हुआ है? हाँ, कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 359 के तहत, आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 21 और 20 निलंबित नहीं हो सकते आपातकाल में। ये इसका मतलब है, इसको हिंदी वाले लिख लो। आर्टिकल क्या बोलते हैं इसको, 359 के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकते। ठीक है, पता है क्या है 20 और 21? राइट टू लिव कौन सा है? 21। और 20 क्या है? हाँ, राइट टू फ्रीडम नहीं है। पता है किसी को ऑनलाइन क्या है? प्राइवेसी 21 में ही आता है। ठीक है, नो आइडिया सर। ओके सर। बंधीकरण से संरक्षण, ये तो 22 हो गया ना शायद। अपराध के संबंध में संरक्षण, बंधीकरण से नहीं, अपराध के संबंध में संरक्षण जब होगा डिटेल में बताऊंगा। इंग्लिश में ऑफेंस प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इन द मैटर ऑफ ऑफेंस। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि इसने कोई अपराध किया, अब एसीपी प्रद्युमन आए, वो कहे कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, और दया को बोले कि इसका घर का दरवाजा तोड़ दे, ठीक है, दया लात मारी और अब बोला यू आर अंडर अरेस्ट, तो ये बोलती भाई खटका लेता, मैं खोल देती, तोड़ने की क्या जरूरत थी, ठीक है ना। तो उसने कहा कुछ नहीं, यू आर अंडर अरेस्ट, तो ये इसका पहला राइट क्या होगा, क्या बोलोगे तुम? उन्हें बाहर भगाओ, दया को बाहर भगाओ, प्राइवेसी। एग्जैक्टली, वारंट नहीं, वारंट, वेर इज द वारंट, शी विल आस्क वेर इज द वारंट, क्यों मांगूंगा भाई वारंट, उसने बोल दिया मान लो, क्यों मान लूं, ठीक है ना। मतलब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे को किस अपराध में अरेस्ट किया जा रहा है। गाइस ध्यान रखना, ये वाली जो चीजें मैं बोल रहा हूं ये सिविल है, ये चलती हैं पुलिस के सामने या मतलब बाहर कोर्ट वगैरह में, या ये इस माहौल में चलती हैं, घर वालों के सामने नहीं चलती हैं। घर वाले अगर आपको पेल रहे हैं तो आप उनसे हिम्मत नहीं उठा सकते कि हमको क्यों पेल रहे हैं। अगर घर वालों में पापा के सामने आपने पूछ लिया कि पापा क्यों मार रहे हो, वो और मारोगे, अच्छा तेरे को पता भी नहीं कि तू क्यों पिट रहा है, तो और पिटते हो, ठीक है ना। तो फिर आप उनसे बोल भी नहीं सकते। वो क्यों नहीं बोल सकते? वो इसलिए नहीं कि हो सकता है पापा तरस खा के छोड़ दे, लेकिन अगर मैंने ये पूछ लिया पापा क्यों मार रहे हो, अच्छा क्यों मार रहे हो, ये भी नहीं, ये ले एक और ले,
ठीक है ना? क्या बोल रहा है? गेटिंग? अच्छा चलो, इसने वारंट मांग लिया, वारंट ले, पकड़ वारंट, ठीक है ना? अब फिर इसके बाद क्या बोलेंगी? जिस भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना वारंट पे, पढ़ ले, ठीक है? फिर शी विल आस्क कि क्या मैं अपना लॉयर, मेरे को अपने लॉयर से बात करनी है, ठीक है ना? जैसे कि घर में जब आप पिट रहे होते हो, तो जब तुम्हें बताया जाता है तूने ये किया है, तो ये बोलती है ना, अरे पूछ लो उससे, मैंने नहीं किया, मैं नहीं थी वहां पर, वो कोई और थी, ठीक है ना? तो बोलती है ना कि भाई से पूछ लो। अब ये भाई कौन होता है? क्राइम पार्टनर। जिसके राज तुम जानते हो। राज का सबसे बड़ा मतलब जिसका व्हाट्सएप का पासवर्ड तुम जानते हो। घर वाले तुमसे पूछते रहते हैं कि व्हाट्सएप का पासवर्ड क्या है, तुम बड़े विनम्रता से बोलते हैं हमें क्या पता, उसको पता है, लेकिन तुम्हें पता होता है। तुम ये चीज बचा के रखते हो, क्यों? क्योंकि ये बड़े उसमें काम आएगी, दूसरे उसमें काम आएगी, ठीक है ना? और ये सब कौन करती है? अगर आपकी सिस्टर है तो बड़ी नहीं, छोटी, ठीक है ना? तो फिर आपको वकील से बात करने के लिए दी जाती है। फिर वकील क्या बोलता है? अगर आपका भाई बड़ा है, नहीं, वो ये नहीं बोलेगा, वो बोलेगा अच्छा पापा के सामने चल, नहीं, वो ये बोलता है कि देख, चुप रहियो, मैं देख लूंगा। यही बोलता है आपका वकील, कुछ भी हो जाए बोलना नहीं है। राइट टू साइलेंट आता है इसके अंतर्गत, आपको चुप रहने का अधिकार है। अगेन ये कोर्ट के लिए है, घर के लिए नहीं है। अगर आप घर में चुप रहे ना, तू बोलता क्यों नहीं है, बोल, किया क्यों नहीं, ये ऐसे बुलवाया जाता है आपके घर से, ठीक है ना? ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 जो है, आप घर वालों के सामने यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? 21 भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? जीने का अधिकार तो है, ठीक है ना? वो तो है, प्राइवेसी, घर वालों के सामने बोल नहीं सकते हो कि पापा आई वांट माय प्राइवेसी, यू कांट सी माय व्हाट्सएप, आई विल चार्ज यू अंडर आर्टिकल 21, मैं पुलिस बुलवा लूंगा आर्टिकल 21 का, आपने व्हाट्सएप मेरा हैंग कर लिया, आपने मेरा फेसबुक देख लिया, आपने मेरी व्हाट्सएप चैट पढ़ ली, आप नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको बाहर हैं, घर पे नहीं है, ठीक है ना? गेटिंग? 2021 समझ में आ गया, ठीक है ना? तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों हमारे इमरजेंसी के समय भी क्या नहीं होते, सस्पेंड नहीं होते, खत्म नहीं होते। पता लगे कि कल को मोदी साहब ने इमरजेंसी लगा दी और बोल दिया कि अब से जिसकी शादी हो रखी है वो भारत का नागरिक नहीं है। अब भाई वो कर सकते हैं, वो जब रात को 8 बजे आते हैं तब कुछ ना कुछ कर देते हैं। वो कल को आके उन्होंने बोल दिया कि भाई अब से जो भारत का नागरिक है वो शादीशुदा नहीं हो सकता, मतलब ऐसे उन्होंने रूल बना दिया, तो ठीक है ना? और आप सब लोग जो है वो जिसके भी नोना बाबू हैं वो परेशान कि भाई हमारा तो जिंदगी बर्बाद, ठीक है ना? अब आप विरोध के लिए निकल जाओ, ठीक है ना? तो फिर आपको क्या अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपको मार सकते हैं वो? नहीं, आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें नहीं कर सकते वो। आप कोर्ट में जा सकते हो कि हमको, अगर सपोज आपने विरोध करने निकले कि भाई हमारे पार्टनर का क्या होगा, आपने शादी नहीं करने दिया, हमने तो सपने सजाए थे, हमारा घर होगा, चांद तारे तोड़ के लाएंगे, वगैरह वगैरह, आपने सब खत्म कर दिया और आप विरोध के लिए निकल जाओ। भाई किस लिए पढ़ रहे हो, व्हाट इज द मोटिवेशन? वन ऑफ द मोटिवेशन तो ये भी है ना कि अच्छा पार्टनर मिलेगा। ये जो भी बोल रहे हैं ना, नहीं है, झूठ बोल रहा है। वन ऑफ द मोटिवेशन ये है, अबे चलना चुप रहा है, सबसे पहले तो तेरा ही होगा कि मैं प्रूव करना है उसको, प्रूव, ठीक है ना? इंतकाम नहीं लेना, क्या मंगल पांडे है इंतकाम? ठीक है। क्या बोल रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा जर्मनी का, जर्मनी में इतना ही था। नेक्स्ट आता है यूएसएसआर, यूएसएसआर, सोवियत संघ। यूएसएसआर, इसको ब्रैकेट में आप रशिया लिख सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता तो नहीं है कि यूएसएसआर की फुल फॉर्म आएगी, बट आ गई तो क्या होगी? यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसको हिंदी में कहेंगे सोवियत संघ, ठीक है? यूनाइटेड सोवियत
सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। गेट इट? या रशिया मतलब 1991 के बाद ना ये टूट गया था, 15 भाग में टूट गया था 1991 के बाद, और उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट था वो रशिया था। कोल्ड वॉर, वो कोल्ड वॉर, हाँ कोल्ड वॉर में ये यूएसएसआर था, ठीक है। 1991 के बाद टूट गया था। आज के देश में वो है ना कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह वगैरह, तो ये सब यही है, ठीक है। यही है, तो ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो क्या लिया यहां से हमने? दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य शुरू शुरू में नहीं था ये आपके उसमें मैंने लिखवा है, वो जो मैंने लिस्ट दूंगा ना उसमें लिखा भी हुआ है, शुरू शुरू में ही था, 1976 में ऐड हुआ था ये, ठीक है ना, बाय 42nd अमेंडमेंट। बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको लिखा हुआ है, उसमें भी मिल जाएगा, ये बहुत पॉपुलर कोट है, ठीक है ना। अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा कि अधिकार और कर्तव्य में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अधिकार जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम घर वाले से बोलो आईफोन मेरा अधिकार है, बाइक मेरा अधिकार है, ठीक है ना, और मेरे को अच्छा पढ़ना मेरा अधिकार है, मेरे को अच्छे कपड़े पहनना अधिकार है, ठीक है ना, ये सारे तुम्हारे अधिकार है। फिर घर वाले क्या बोलेंगे अगर उन्होंने इस बात को काटना है तो? ये नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि डू यू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य पता है, ठीक है। तो कर्तव्य ऑलवेज कम्स अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकार आपका ना मतलब दैट इज अ प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आपके जो अधिकार होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि आपके घर में जो भी हैं उनके द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी उसको वायलेट करे तो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे कि सपोज तुम्हारा बोलने का अधिकार है या कुछ भी है, कपड़े पहनने का अधिकार है, तो मैं बोलूं कि नहीं भाई तुम सब लोग धोती पहन के आओगे, लड़कियां भी धोती पहन के आएंगी, जो क्लास में है, मैं चाह रहा हूं ये, तो दैट देखा। अच्छा क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? बताओ, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि सब लोग, मैं ऐसा बोलूं कि धोती पहन के आओगे? मैं रूल बना नहीं सकता क्या? बना सकता हूं, बिकॉज दिस इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। जैसे कि तुम अपने घर में ये रूल बना सकते हो कि कौन तुम्हारे घर में एंटर होगा कौन नहीं होगा, या मैं बोलूं अरे यार ये तो चलो भाई भारत में कहीं पे भी घूमने का अधिकार है, चलो, ठीक है ना, नहीं ना, क्या मतलब ऐसे नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि दैट इनटू द प्राइवेट प्रेमाइसेस, ठीक है ना। क्या तुम्हें कहीं पे भी घूमने का अधिकार, तुम रात के 12 बजे मेरे बेडरूम में आ जाओ, और सर क्या कर रहे हो ये क्या कर सर, आपने पढ़ा था घूमने का अधिकार, आ गए हम? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या मैं ऐसे रूल बना सकता हूं? हाँ, अगर प्राइवेट प्रेमिसेस है, भाई होता नहीं है आपके स्कूल ड्रेस होती तो है, ठीक है ना, तो वहां पे अच्छा आप कहोगे सर गवर्नमेंट में भी वो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं किसी भी संस्थान में जाने के, ठीक है ना। तो अधिकार आपके प्रोटेक्टेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है ना। लेकिन धोती पहन के आप सड़क पे, तो जरूरी नहीं है ना कि आप सड़क पर धोती पहन के निकलोगे, मत पहन के निकलो, ठीक है ना, कुछ भी पहन के मत निकलो, ठीक है ना। अब कुछ भी से मतलब धोती मत पहन के निकलो, ठीक है, मतलब कुछ भी ये नहीं है भाई कुछ भी मत पहन के निकलना, ये वो है क्या कहते हैं, हाँ ना, अरे अच्छा पॉइंट है, ठीक है। लेकिन ये रूल है, ये न्यूडिटी इज अ क्राइम, ये कौन सा आईपीसी था पता नहीं, 292 था, पता नहीं कौन सा था, ये न्यूडिटी क्राइम है, ठीक है ना। न्यूडिटी नहीं आप कर सकते भाई, आप न्यूड नहीं घूम सकते रोड पर, यू कैन नॉट किस ऑन द रोड, मतलब पब्लिक प्लेसेस पर आप यू कैन, दैट कम्स इन द न्यूडिटी, ठीक है ना। हाथ पकड़ के चलना दैट नॉट कम्स न्यूडिटी, हग करना दैट नॉट कम्स न्यूडिटी, ठीक है ना, ये नहीं, ये आप सब कर सकते हो, बट ये न्यूडिटी वाला उसमें नहीं। अब यहाँ पर ये इसका क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा था, श्वेताम दिगंबर्स होते हैं ना, दिगंबर्स जो है, अरे जो भी है भाई, अरे समझ गए ना, तो क्या वो नहीं, उनको अधिकार है, क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल 25 बोल रहा है यू कैन अवेल द रिलीजियस
एक्टिविटीज, आप अपना रिलीजियस धार्मिक क्रियाक्रम कर सकते हो, ठीक है ना, तो उसके तहत वो जो भी जाते हैं तो वो उनको अलाउ है, आपको नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है। अरे शब्द सुन लो, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। तो कर्तव्य का मतलब हो गया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच इज कैनॉट बी प्रोटेक्टेड, मतलब जैसे कि आपका कर्तव्य है टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और रिस्पेक्ट छोड़ो, तुम्हें ये नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, तो आप पढ़ रहे हो, वो मजबूरी है, ठीक है ना, वो मजबूरी है। तुम्हें प्रियम्बल में कौन कौन से हमारे को वो पता है, जैसे हम भारत के लोग, भारत को प्रभु संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना, ये सब इस तरह से आप वहां पे लिखा हुआ है, तो ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो ये लेकिन हमारे उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप रिस्पेक्ट करें, हमारे झंडे को रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना। फ्रीडम फाइटर्स जो थे उनको रिस्पेक्ट करें। आप में से लोग, बहुत से लोग तो गांधी जी को फ्रीडम फाइटर ही नहीं मानते, ठीक है ना, तो यही है एग्जैक्टली, तो ये आपको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है ना। वो जैसे कल ही मैं पता नहीं कौन सा ट्रेलर देख रहा था कि मुझ में गांधी भी है, उसका आया है सत्यमेव जयते 2 का, नहीं आ गया वो, ठीक है। तो उसमें एक डायलॉग है कि मैं गांधी भी है लेकिन भगत सिंह को भी मैं फॉलो करता हूं, ठीक है ना। तो वी हैव टू बैलेंस इन बोथ द सेंस, अगर हमारे उसमें गांधी जी इंपॉर्टेंट है तो भगत सिंह का भी वैल्यू कम नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि गांधी जी की वैल्यू कम हो गई है। वो कभी आपको डिस्कस होगा तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्या है, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य मतलब समझ गए। नेक्स्ट आइए फ्रांस, नेक्स्ट वन इज फ्रांस। अरे रिकॉर्ड हो रहा है क्या ये? फ्रांस, ठीक है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हाँ, पॉज करना है, ओके। फ्रांस, यहां से पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमको समझ में भी आ रखा है, ये रिपब्लिक, गणराज्य। रिपब्लिक मतलब गणराज्य। यू वर इन द लास्ट क्लास ना, यू वर इन द लास्ट क्लास ना, आप भी। रिपब्लिक का मतलब पता है ना, गणराज्य का मतलब मैंने बताया था, डोंट से नो। पता है, नहीं पता? नहीं पता, अच्छा, आपका नहीं पता? हाँ, रेड टोपी पता है, नाम क्या है? नितिन, ऋतिक। If life gives you Hrithik, make it Roshan. रिपब्लिक नहीं पता? कौन कौन ऑनलाइन बताएगा मेरे को? हाँ, ऑनलाइन कौन बताएगा रिपब्लिक का मतलब? नितिन कह रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन से कोई अपना हाथ खड़ा करके इसको बताए, ठीक है। ऑनलाइन अनम्यूट हो सकता है, आप लोग हाथ खड़ा करें, आपने आपको अनम्यूट करके बताएं। ब्रेक टू हेरिडिटरी, नितिन बता तो दिया भाई, ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ सर, यार बताया तो था मैंने रिपब्लिक का मतलब। हाँ, मतलब एग्जाम्पल से बताओ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। इंडिया इज रिपब्लिक, श्योर। चाइना, वहां पे तो उसके वहां लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चुनाव तो होता है, चुनाव तो होता है। तो हाँ, चुनाव तो होता है। नितिन हेमंत सही कह रहे हैं, नितिन भी सही कह रहे हैं, ठीक है। नहीं,
इसका कोई लेना देना नहीं है, मल्टी पार्टी वगैरह वगैरह, ठीक है। यूके इज अ रिपब्लिक और नॉट? वहां तो चुनाव होता है, तो वो रिपब्लिक है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्वीन है। सिंपल सा डेफिनेशन रिपब्लिक की नहीं पता है तो लिख लीजिए, वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड, वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड। रिपब्लिक की डेफिनेशन, चाइना इज रिपब्लिक, यस, ठीक है मानव, बहुत बढ़िया, ठीक है। वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, जहां पर देश का अध्यक्ष क्या हो, चुना जाता हो, ठीक है ना, निर्वाचित होता हो, ठीक है, रिपब्लिक। नेक्स्ट 3 वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता, समानता और अखंडता। अखंडता को इंटीग्रिटी कहते हैं ना, भाईचारा होता है, ब्रदरहुड, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है, अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो 3 फिलॉसफीज है कहां से ली गई, विच ऑफ द इंसिडेंट रिलेटेड विद 3 दीज फिलॉसफी ऑप्शंस, रेवोल्यूशन ऑफ रशिया, रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस, फ्रीडम ऑफ फ्रांस या नेपोलियन वाटरलू वॉर। तो आपका आंसर क्या होगा? इट इज रिलेटेड विद रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे विश्व जगत में। क्वेश्चन कहां पर मैंने देखा था कि कौन सा निम्नलिखित में से इंसिडेंट विश्व को प्रभावित किया, जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन पढ़ाया जाता है हमें, लेनिन, मार्क्स सुना होगा, स्टालिन सुना होगा आपने इनके बारे में, जाक्स, जार, उस जार का सुना है, जार नहीं सुना? रशियन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अपने भगत सिंह वगैरह ये सब लोग हैं ना, ये इनसे प्रभावित थे रशियन रेवोल्यूशन से। फ्रांस, फ्रांस फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहां से 3 चीजें आई थी, ठीक है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख लेना, इट इज रिलेटेड विद फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789, ये भी क्वेश्चन आता है कब हुआ था, 1789, हाँ 1789, 1779, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। वर्ल्ड वॉर कब हुई थी फर्स्ट? 1914 से 18। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, राइट। अरे किसने ऑन किया है यार? 14 से 18। अनुराग कौन है? हुज अनुराग? उसको बंद करो यार, ठीक है। तो समझ में आ गया नहीं? वर्ल्ड वॉर का टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम, फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम, रशियन रेवोल्यूशन 1717, ठीक है ना। रशियन रेवोल्यूशन फरवरी और अक्टूबर में हुई थी, लेकिन 1717 इंपॉर्टेंट, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये कुछ इंटरनेशनल डेट है, आपको डीप में नहीं आएगा, बट एटलीस्ट आपको इनके टाइम पीरियड पता होने चाहिए, ठीक है। यस प्रीतम, आप अनम्यूट करो अपने आप को। यस प्रीतम बोलो। प्रीतम डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आपकी वॉइस नहीं आ रही प्रीतम, आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप लिख लो, मेरे को आपकी वॉइस नहीं मिल रही। लास्ट 2 पॉइंट्स, 11 लास्ट 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट वन इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका
पहला अमेंडमेंट प्रोसेस, अमेंडमेंट प्रोसेस, अमेंडमेंट प्रोसेस संशोधन प्रक्रिया, अमेंडमेंट प्रोसेस संशोधन प्रक्रिया, आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368 पार्ट 20, आर्टिकल 368 पार्ट 20, 368 पार्ट 20, ठीक है। क्या है डिटेलिंग आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में ही इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है। कैसे इलेक्ट होते हैं, किस तरह से होते हैं, वगैरह वगैरह, वो सब आपको आगे रखे। नॉमिनेशन कहां से लिया था, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, वो आयरलैंड। कंफ्यूजन होता है बहुत, ध्यान रखना, ये इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स दोनों डिफरेंट है, ठीक है। एंड द लास्ट वन, टुडेज लास्ट पॉइंट, जापान। जापान, procedure established by law, procedure established by law, procedure established by law, ठीक है। विधि द्वारा, पता नहीं,